बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे, एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग उसको ट्विटर पे जिसे कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना और हिंदुस्तान के बीच में शायद कोई नई चीज़ हुई, हालांकि नया ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी गालिबन राब्ता करने की कोशिश की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है उससे, और कहा गया कि इसको कंट्रोल किया जाए कि इस तरीके के वाकयात आइंदा ना हो। लेकिन जो नुकसान होना था मेरे ख्याल में वो हो चुका है, जो बहुत बड़ी मतलब एक बड़ा नुकसान है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे ज्वाइन भी किया है, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मुझे एक दफा फिर ज्वाइन किया हुआ है हमारे बड़े अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा जी ने। नमस्कार रोहित जी। रोहित जी, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस वीडियो के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये आज की कोई अभी नया कोई झगड़ा दोबारा से हुआ है चाइना और इंडिया के दरमियान। हालांकि जो मुझे पता चला है कि वो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आप इस तरह की चीजों को कवर करते हैं और बड़ी गहरी नजर होती है, तो देख तो ये कि व्यूअर्स को आप बता दें कि कुछ मतलब लोगों को कुछ को तो शायद खुशी ना होगी कि यार ये तो पुरानी वीडियो गया, हमें तो मजा ही नहीं आया, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो कहेंगे नहीं यार अच्छा हुआ कि हमें, क्योंकि शुरू में मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन फिर मैंने वेरीफाई किया लोगों से तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार ये नई वीडियो नहीं है, पुरानी है। लेकिन इसको इस वक्त रिलीज करने का मकसद क्या था चाइना का? देखिए, इसमें ना जो लोग हैं जो इसको देख के खुश हो रहे हैं वो कौन है, मैं आपको क्या बताऊं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ना कौन है। अब फैक्ट पे बात करते हैं। देखिए, ये चीज आप कोरिलेट कीजिए जो इस समय इवेंट्स हो रहे हैं उस पर। हमारी बॉर्डर पे बात चल रही है, ठीक है, और बॉर्डर पे जो बात होती है उसको बार बार इंडिया ही रिजेक्ट कर रहा है। चाइना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, इंडिया रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो सिचुएशन है, चाइना अभी करीब 6 महीने पहले विड्रॉ कर गया लोकेशन से, जो कि बॉर्डर पे वो स्टैंड ऑफ बना रखा था उससे विड्रॉ कर गया। उसके साथ साथ इंडिया ने मिसाइल लगाई वहां पे, इंडिया वहां टैंक्स ले गया, इंडिया वहां पे अपनी गन्स ले गया, तोप ले गया। अब तोप और टैंक में फर्क क्या होता है मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। तोप जो होती है 30-40 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक दूर तक मारती है। टैंक की रेंज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होती है। टैंक जो होती है फेस टू फेस वॉर के लिए होता है, वो बख्तरबंद बिल्कुल गाड़ी की तरह होता है। तो इंडिया वहां टैंक भी ले गया, तोप भी ले गया, मिसाइल्स भी लगी हुई हैं, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से कहीं पे भी ऐसा पोस्चर नहीं है कि हम पीछे हटना चाह रहे हैं, हम लोग लड़ना चाह रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप आइए, हम आपसे हेड ऑन कोलिजन करेंगे। इंडिया हाइट्स कैप्चर करके उनके जो कैंप्स उन्होंने बनाए उन पे अटैक कर रहे हैं। वो एसी कैंप लगा ले, वो मून से ले आए, वो मार्स से ले आए, जुपिटर से ले आए, हम लोगों ने हाइट्स कैप्चर की हुई हैं एंड वी आर टारगेटिंग। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सिलेक्टिवली बोल रही है इस पे, इसलिए सबको ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ इस पे लफड़ा नहीं चाहती। इंडियन गवर्नमेंट सेलेक्टिवली क्यों बोल रही है? इंडियन गवर्नमेंट सेलेक्टिवली इसलिए बोल रही है कि जहां रेटोरिक की जरूरत है वहां गवर्नमेंट रेटोरिक ले रही है। चाइना के केस में गवर्नमेंट रेटोरिक्स पे नहीं चल रही, वहां पे इन्होंने क्वाड किया है, क्वाड में अपनी मलाबार एक्सरसाइज की है, अपने अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को साथ लेके काम किया, और दूसरे उस एरिया के रीजन के लोगों को उस वहां पे जो है, चाहे वो आप म्यांमार लीजिए या मलेशिया लीजिए, फिलीपींस लीजिए, उन सबके साथ हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स बड़े हैं और हम लोगों ने चाइना को घेरने की कोशिश की है, राइट। तो इधर हम लोग एक्शन पॉलिसी अपना रहे हैं और पाकिस्तान के केस में हमें पता है पाकिस्तान हमसे लड़ेगा, तो पाकिस्तान को पता है क्या होना है, और पाकिस्तान भी हमसे नहीं लड़ना चाहता। सच ये है, पाकिस्तान भी रेटोरिक्स पे काम कर रहा है, हम भी रेटोरिक्स पे काम कर रहे हैं, सबको पता है दोनों लड़ेंगे तो दोनों के दोनों का नुकसान है। तो हम पाकिस्तान से क्यों लड़े और पाकिस्तान हमसे क्यों लड़े? ये हम लोग जब अभिनंदन अरेस्ट हुआ था तो हमें पता लग गया था, विंग कमांडर अभिनंदन अरेस्ट हुए थे तभी हमें पता चल गया था कि क्या कहानी है। ये बात हमें ही नहीं पता, ये पाकिस्तान को भी पता है। तो हम लोग पाकिस्तान से लड़ने की बात ही नहीं करते। वो हमें 3 स्टेटमेंट देते हैं, हम 4 दे देते हैं। लेकिन चाइना इज एन एक्चुअल थ्रेट, क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर है।
और चाइना वहां आ सकता है, तो वहां पे हम साइलेंटली अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, चाइना उस डिप्लॉयमेंट को मॉनिटर कर रहा है, और चाइना को ये पता है टैंक्स पहुंच चुके हैं, तो चाइना अब विड्रॉल के मोड में आ रहा है। चाइना अपनी इंटरनल जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो चाइना अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स पे ये कोशिश करता है कि किसी और कंट्री से लड़। 1962 में जब हमारी वॉर हुई थी, तब भी उसने यही किया था। माओ से तुम इंटरनल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो इसलिए इंडिया पर एग्रेशन कर दिया था। इस बार ये शी जिनपिंग ने भी यही गेम खेला। एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया कि 10 साल से ऊपर कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, उन्होंने चेंज किया, वो एक और टर्म चाह रहे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो दूसरे लोग जो एस्पिरेंट्स थे प्रेसिडेंट के, वो लोग उनको अपोज कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये कोशिश की कि मैं ये इस जो गुस्सा है, इसको ये एक्सटर्नल एग्रेशन या एक्सटर्नल प्रॉब्लम बता के मैं इसको कहीं और दिखा दूं, और एक तवज्जो हटाने के लिए, अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा एक मजबूत किस्म की चीज है शायद, कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जब कोई ऐसी चीज आती है तो कहते हैं देखिए जी बस हिंदुस्तान तो हमारे बॉर्डरों तक पहुंच चुका है और किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, तो लोगों का सारा जो जहन है वो वहां चला जाता है। वो ना उनको महंगाई याद होती है ना कुछ और याद होता है, तो अच्छा बस हिंदुस्तान तो जैसे चढ़ दौड़ने को तैयार है। हालांकि आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, एग्री हूं कि भाई दोनों मुल्कों को पता है कि यार अगर खुदा न खास्ता हम लोगों की जंग होती है तो तबाही दोनों की होगी। एक बड़ा मुल्क, एक छोटा मुल्क, लेकिन फिर वही वाली बात है कि गोली किसी का लिहाज नहीं करती, वो मतलब न वो किसी को भी नहीं देखती कि ये कौन है, ये हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला है या पाकिस्तान से या चाइना से। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था रोहित, इसके हवाले से, इसी चाइना के हवाले से, इसी वीडियो के हवाले से, दिल्ली के ब्यूरो चीफ है आप लोगों के बीबीसी, शकील अख्तर साहब ने लिखा है कि इंडिया के सलामती उमूर के माहिर और फोर्स मैगजीन के मुदीर परवेन साहनी कहते हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान गुज़िश्ता इतवार को कोर कमांडरों के दरमियान सरहद से फौज पीछे हटाने के सवाल पर बातचीत पूरी तरह नाकाम हो गई थी। और इसके बाद से उन्होंने कहा कि चीन कह रहा है कि हम अपने तौर पे अगर मुज़ाकरात करेंगे भी, लेकिन अपनी कंडीशंस पे करना चाहते हैं। और उसके ऊपर आप लोगों की एक खातून एनालिस्ट है, वो कहती है, गजाला वहाब कहती है कि भूटान को अब महसूस हुआ होगा कि इंडिया अगर अपने सरहदी तनाज़ात को हल नहीं कर पा रहा तो वो भूटान का क्या दिफा करेगा। यानी दोनों चीजों को मैं इंटरलिंक इस तरीके से कर रहा हूं कि मतलब एक स्टोरी अलग है भूटान वाली, लेकिन वजूहात क्या है। चाइना, मैं मानता हूं कि चाइना के ऊपर इस वक्त बड़ा प्रेशर है, क्वाड का प्रेशर बिल्कुल है उसके ऊपर। उसको ये पता है कि अमेरिका, इंडिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया पूरा एक जिसे कहते हैं कि घेराव हो सकता है उसका, बीच में सिर्फ पाकिस्तान शायद आ रहा है जो उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान अकेला क्या कर लेगा। तो ये चीजें तो हमारी मतलब समझ में आती है, लेकिन इस तरह की चीजें कि हम अपने कंडीशन पे बातचीत चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, मतलब हिंदुस्तान की नहीं सुनेंगे। और ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, इसी स्टोरी का हिस्सा था कि शायद हिंदुस्तान ने अपनी फौजों को पीछे हटा दिया था और बातचीत का हिस्सा था ये, लेकिन चाइना ने उस तरीके से नहीं किया और वो खाली करना भी शायद नहीं चाहते। देखिए, जहां तक बात ये मैडम और आपने बताया दूसरे जनाब, इन सब की अपनी एनालिसिस है, मेरी भी अपनी एनालिसिस है, ठीक है, बिल्कुल। अपनी एनालिसिस से हम बाहर निकलें तो गलवान में जो क्लैश हुआ था, क्या चाइना उसमें अपनी कैजुअलिटी छुपा नहीं रहा था? और क्यों छुपा रहा था? क्या उसको अपनी इज्जत की खातिर ये नहीं बताना पड़ा कि नहीं हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं थी? जब उससे पूछा गया और बहुत ज्यादा जोर डाल के पूछा गया, तब उसने बोला हमारी भी कैजुअलिटी। आज तक उसने कैजुअलिटी नहीं बताई अपनी, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर इंडिया डर रहा होता तो वो चाइना चाह रहा था कि हम फोर्स करें उनके ऊपर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इंडिया मान लेता। तो इंडिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अड़ा है, इसलिए ही तो टॉक्स फेल हो रही हैं, वरना टॉक्स तो एक्सेप्ट हो जाती है 1 मिनट में। या चाइना अगर इंडिया की बात मान रहा होता तो वो टॉक्स एक्सेप्ट हो जाती, टॉक्स फ्रूटफुल होती। चाइना इंडिया की बात नहीं मान रहा, इंडिया चाइना की बात नहीं मान रहा, इसलिए तो टॉक्स फेल हो रही हैं। अब तीसरी बात, जब हम लोग इतने एग्रेसिव पोस्चर पे आ चुके हैं, हम लोग मलाबार पिछले महीने हुई ना मलाबार एक्सरसाइज, बिल्कुल बिल्कुल, चाइना जिस एरिया को अपना मानता है 9 डैश लाइन, वहां पे जाकर के हमने एक्सरसाइज की। अभी वो ब्रिटिश नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे बे ऑफ बंगाल में खड़ा है, हमारी नेवी एक्सरसाइज कर रही है उसके एरिया में जाके। एक न्यूक्लियर सबमरीन उनके एरिया में अमेरिका की जो थी वो उसको डैमेज हुआ, ठीक है। तो चाइना को पता है सिचुएशन कितनी एक्सप्लोसिव है, और 4-5 कंट्री
4-5 कंट्री अभी सामने दिख रहे हैं। अगर ये एस्केलेट होती है तो ताइवान, सिंगापुर और जापान ये सारे के सारे साथ होंगे, राइट? तो चाइना को पता है कि कितनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। चाइना बोलने के लिए कुछ भी बोल दे कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अरे तुम अकेले हो न्यूक्लियर वेपन वाले, इंडिया के पास तो कुछ नहीं है, अमेरिका के पास कुछ नहीं है, पास है, जापान के पास भी इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं ओकिनावा बेस पे, ठीक है? वो अमेरिका के ही हो, जापान के नहीं है, लेकिन हैं। ताइवान में क्या नहीं है क्या? ताइवान न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं है, लेकिन जो अमेरिकन बेसेस हैं वहां पे या अमेरिका के वहां एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पे हैं। तो न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो यहाँ यूजलेस है। और न्यूक्लियर वेपन 4 बहुत होते हैं, एक बीजिंग पे, एक शंघाई पे ना, उसके बाद चाइना ठीक हो जाएगा। अब मैं न्यूक्लियर वेपन की बातें नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग, ठीक है? आप सिंगल हैंडेड बात कीजिए। आप जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे प्लेन्स हैं, स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो दुनिया को ये भी पता है कि आपके जो स्टेल्थ फाइटर्स जब लहासा के ऊपर घूम रहे थे, मतलब तिब्बत के ऊपर घूम रहे थे, तो हमारे रडार ने पकड़ लिए थे। आपके जो यूएवी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो वैसे तो आप किसी को एक्सपोर्ट करते नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? और किसी को नहीं करते। तो आपके यूएवी की क्या हालत है पाकिस्तान में, क्या दुनिया को पता नहीं है? आपका JF-17 की क्या हालत है पाकिस्तान में, किसी को पता नहीं है? आपके टैंक्स जो हैं उनका रेडिएटर गर्म हो जाता है तो किसी को पता नहीं है। तो आप किसी और को एक्सपोर्ट करके देखिए, या आप वॉर हार्डन हो, आपने वॉर में इसको टेस्ट किया, आप वॉर में हर जगह हारे हैं। वियतनाम जैसे छोटे कंट्री आपको हरा चुका है। आप इंडिया से लड़ने की बात करो, इंडिया तो हर तीसरे दिन एक वॉर में बैठा होता है। इंडिया की तो वॉर प्लीज। रोहित जी, एक चीज और है, मतलब जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों के वाइस प्रेसिडेंट गए, तो उसके ऊपर रिएक्शन किया गया चाइना की तरफ से कि ये क्यों गए। हालांकि मुझे जितना पता है, आप बेहतर बता सकते हो, मैंने तो हिंदुस्तान नहीं देखा, लेकिन परेशानी क्या है कि वहां पे आपके वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं जा सकते? वजह क्या है? चाइना की तकलीफ की वजह? ये एक प्रॉब्लम थी और आज भी है। उसको चाइना बोलता है कि अरुणाचल हमारा एरिया है। वो करता क्या है, स्टेपल्ड वीजा दे रहा था जम्मू कश्मीर के लिए और अरुणाचल के लिए। तो जिस भी डेलीगेशन को चाइना ने स्टेपल्ड वीजा दिया, पेस्ट करके नहीं दिया, उस डेलीगेशन को इंडिया ने कैंसिल ही कर दिया कि आ जाओ बात कर लेते हम तुमसे, डेलीगेशन ही नहीं जाएगा। हमारे पास एक मिनिस्टर है जिनका हमारी यूनियन में है, हमारी यूनियन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्टर है किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो आपके क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपने कैंसिल कर दिए? आपने क्या किया? हमारे पास हम लोगों ने ऑफिशियली एक मिनिस्टर रखा हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश का है, और वो आज से नहीं है, जिस दिन मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन से बैठा वहां पे। तो आपने क्या किया? आप बोलते कि हमारे एरिया का आदमी आपने मिनिस्टर बना रखा, हम आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैंसिल कर रहे हैं। कर देते, हम भी देख लेते कितनी औकात है आपकी। नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे मिनिस्टर थे होम, वो किरण रिजिजू पहले होम मिनिस्टर थे, मतलब स्टेट मिनिस्टर होम थे। अब वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर में आप ओलंपिक में अपनी टीम नहीं भेजते, क्योंकि इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने टीम भेजी है, वो अरुणाचल का हमारा एरिया है, आपने टीम भेजी वहां पे। तो क्यों भेजी भैया आपने? आप सीधे मना कर देते, क्योंकि वी अपोजिट, हम इंडिया की टीम के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका मिनिस्टर अरुणाचल का है। तो आपने ये भी नहीं किया। नाउ हियर कम्स द दिस थिंग, हियर कम्स द लॉजिक, हियर कम्स द प्रॉब्लम। उस चीन को भी पता है, चाइना को भी पता है कि वो बॉर्डर स्किर्मिश कर सकता है, ओवरऑल वॉर में नहीं घुस सकता। और बॉर्डर स्किर्मिश कहां करता है? जहां पे अभी हाल में मोर रिसेंटली वो घुसे एक एरिया में अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने आईटीबीपी देखी, और आईटीबीपी देखी, देखते रिवर्स गियर मारा और 100 की स्पीड पे भाग गए। अरे लड़ते ना, सामने आके लड़ते, गलवान वाली सिचुएशन बता देते हैं, जहां हमारे 20 मारे गए थे और आपके 50 मारे गए थे। ये 50 मैं अपने आप नहीं कोट कर रहा हूं, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, मैं रशियन एजेंसी को कोट कर रहा हूं। आप तो छुपा रहे थे, ठीक है? तो रशिया तो एक न्यूट्रल कंट्री या चाइना के करीबी, इंडिया से तो अब उसके बहुत अच्छे नहीं रहे, जब पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन तो आए तो इंडिया से अच्छे नहीं लगे ना। तो आप उस पर कोट कर लेते, हम उस पर मान लेते। जहां तक बात कि इंडिया ने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, इंडिया ने उसके 10 एप्लीकेशंस बैन कर दी, तो क्या कर लिया उसने यार? कोई बहुत बड़ा गुंडा है क्या? इंडिया ऐसे गुंडों को ठीक करना अच्छी तरह जानता है। Oh, now fact remains, you know? इट इज अ फैक्ट।
नहीं, ये बात सही है आपकी। मतलब मैंने देखा, मुझे पता नहीं क्यों जाती तौर पे, मैं आपको जाती एक्सपीरियंसेस बता रहा होता हूँ। मुझे चाइना की गाड़ी मुझे नहीं पसंद। आजकल पाकिस्तान में बहुत आई हुई है, बहुत सारी कंपनीज, यकीन करें कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। उनकी बनाई हुई चीजें जो उनकी बनी होती है, जिस तरह मतलब हम आईफोन यूज करते हैं, लेकिन आईफोन अमेरिकन ब्रांड है, चाइना में असेंबल्ड होता है, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल। लेकिन जो उनकी बनी हुई चीज है, मुझे जाती तौर पे, और पता नहीं, मुझे कोई यकीन भी नहीं होता। उनके हेलीकॉप्टर्स जहां पे मैं देखता हूं पाकिस्तान में आजकल काफी आए हुए हैं, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है ना, मैंने कहती यार पता नहीं क्या है, मुझे मतलब दिल को तसल्ली नहीं है कि यार इनकी कुछ चीज है। ये बिल्कुल मैं जाती एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज बातचीत भी हो रही है, और मुख्तलिफ किस्म के हरबे, लाजमी सी बात है, दोनों ममालिक इस्तेमाल करते हैं। इंडिया भी करेगा और चाइना भी करेगा। आते बांग्लादेश इशू की तरफ। नहीं, मैं एक यहाँ पे एक चीज बोलना जी जी चाहूंगा, प्लीज, एक आप चीज अपनी बोलना बात करें। चाहूंगा। जी जी प्लीज। चाइना कितना टची है तिब्बत के मैटर पे, हाँ राइट? कितना टची है। उसको बिल्कुल। जहां तिब्बत दिख जाता है वहीं पे वो गुस्से में आ जाता है और एक्शन लेना शुरू कर देता है। तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहां चल रही है? अमेरिका में, कनाडा में, रशिया हाँ में, बिल्कुल चाइना में, बिल्कुल। इंडिया में, वो भी सॉरी, धर्मशाला में। दलाई लामा कहाँ है? यहां पे। हाँ क्या दिल्ला में एक्शन ले लिया आपने बिल्कुल। पिछले 50 साल में? आपने क्या एक्शन ले लिया भाई? ऐप पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, तो इसलिए पाकिस्तान की जो लोग हैं वो उसको ज्यादा उछालते हैं। फैक्ट्स पे बात करते हैं हम। हम्म, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। उसने हम्म, क्या कर लिया जी? कुछ नहीं किया। हमने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दिए, उसने क्या कर लिया? हम्म, वो कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों का, हम लोग डोकलाम पे लड़े, चाइना से हम डोकलाम पे लड़े। डोकलाम जो है वो हमारा एरिया ही नहीं है, इंडिया का एरिया नहीं है। हम लोग स्टैंड ऑफ पे आ गए, वो भूटान का एरिया है। हम वोट, क्योंकि हम्म, भूटान की जो सिक्योरिटी है वो हमारे ऊपर है, इंडिया के ऊपर है, और हम भूटान के एरिया पे उस चाइना से लड़ गए। तो वो उसने हम्म। एक बार ये नहीं बोला कि आप उसके एरिया के लिए क्यों लड़ रहे हैं। ये कहने की बात है। चाइना चाइना लड़ना चाहता है तो लड़ लेना, हम लोग तो तैयार हैं, वी आर रेडी। हमारे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बोला था, वी आर नॉट द इंडिया ऑफ 1962। तो उसके बाद एक हाँ स्टेटमेंट वहां से आया था, वी आर नॉट द चाइना ऑफ 1962। तो लेट्स हैव इट, आ जाओ। तो ये चीज बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल चांद पे सही। पहुंचे, हाँ हमने ल्यूलर लैंडिंग की है, ठीक है। हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, आप नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आपके पास भी है। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, आपके पास भी है। आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास भी है। और आपसे पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर चला रहे हैं, आपसे पहले से न्यूक्लियर सबमरीन चला रहे हैं। तो कौन कहां पे आप हमें बीट करने के मूड में हो? आप वो 1950s के, आपका मेजर चंक ऑफ टैंक्स या मेजर चंक ऑफ एयरक्राफ्ट, आप 50, 100, 1000 दिखा करके ये नहीं बता सकते कि आपकी पूरी आर्मी और पूरी एयरफोर्स मॉडर्नाइज्ड है। 1950s के टैंक्स आप चला रहे हैं आज भी, 1950s के एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं आज भी। क्या दुनिया को नहीं पता? सब पता है दुनिया को। आप नहीं, दुनिया ये के तो बोल रहे हैं, आपकी झूठ सबको पता है। ये वेपन्स वाली जो चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ मतलब कुछ आर्टिकल्स पिछले दिनों पढ़े थे। इस पे किसी और टाइम बात करेंगे। पाकिस्तान के वेपन्स के बारे पे भी बात हुई है, वहां पे एयरक्राफ्ट के बारे में बात हुई, हिंदुस्तान की हुई, चाइना की टेक्नोलॉजीज की आप बात करें। बिल्कुल इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, और फिर इस पे कोई शो भी हम करें कि यार आपस में क्या क्या मतलब कंपैरिजन है तीनों ममालिक के, क्योंकि तीनों आमने सामने खड़े होते हैं, मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना। तो इस पे बात करेंगे, लेकिन आखिरी इस पोर्शन में बांग्लादेश इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। या रोहित जी, एक तो मतलब यकीन करें कि मैं जाती तौर पे जो मैं बात कर रहा हूं, मुझे अजीब सा लगा। पहले तो मुझे समझ नहीं लग रही थी मेरा, क्योंकि टीवी म्यूट था। तो मैं देख रहा, मैं कहा पता नहीं क्या हुआ है, कोई शायद वैसे ही मतलब अबड़ तबड़ मची, और हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो मैं कहा हो सकता है कोई कोई छोटा मोटा मतलब मसला हुआ हो। लेकिन फिर आहिस्ता 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 देख के मैंने कहा यार ये तो आवाज लगाई, तो उसमें मतलब वहां के किसी मिनिस्टर को भी आप लोगों के टीवी चैनल ने लिया था, और उससे पूछ रहे थे कि यार ये किस तरीके से ये सारी चीजें हुई। असल मामला था क्या कि मतलब इतनी बड़ी स्केल पे हमें तबाही नजर आई, और जिस तरीके से मारा पीटा गया, नुकसान पहुंचाया गया प्रॉपर्टीज को, क्यों, वजह क्या थी? मैं देखिए, बांग्लादेश के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा। एक कंट्री जो इस्लामिक कंट्री था वो एक सेक्युलर कंट्री बना है। तो ही है, बांग्लादेश सेक्युलरिज्म की ओर बढ़ रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैक्ड बाय
मैं क्या बोलूं, किसका नाम लूं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हैं जो कि वहां हार्डलाइन इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, ये इस्लाम का जो हार्डलाइन फेस है, या इस्लाम को जो टेररिज्म की ओर या टेरर फेस है, आतंकी फेस जैसे बोलते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से ही एमिनेट होता है, पाकिस्तान से उठता है। आप अगर टेरर को किसी और इस्लामिक कंट्री से एसोसिएट करने की कोशिश करें तो आप कर नहीं पाएंगे। आप क्या सऊदी अरेबिया से कर सकते हैं, यूएई से कर सकते हैं, लीबिया, 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं, मोर देन 50 इस्लामिक कंट्रीज, दे ऑल पीसफुल। हम बार बार पाकिस्तान की ओर क्यों जाते हैं, या पूरी वर्ल्ड पाकिस्तान की ओर क्यों जाती है जब टेरर की बात होती है? एक कंट्री, लेकिन रोहित, बात मैं एक छोटी सी बात बीच में से ऐड करता चलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एमन जवाहिरी पाकिस्तान से कोई उसका मतलब, वो पाकिस्तान में से किसी कबीले से उसका ताल्लुक नहीं था। उसामा बिन लादेन किसी कबीले से उसका ताल्लुक नहीं था। और इस तरह के शायद बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अरब जंगजू, लीबिया के बहुत सारे, सीरिया के बहुत सारे। प्यूटन की कल की स्टेटमेंट है कि सीरिया एंड इराक से आईएस के लोग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि उसमें से, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से लोग नहीं गए होंगे, लेकिन वहां पे होल्ड, वो जो आईएस को लीड करता था, क्या उमरी करके नाम था उसका, मैं नाम जहन से निकल रहा है, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से नहीं था। मकसद मेरा ये है कि हो सकता है सपोर्ट, बट लोग जो मतलब इस तरीके से उठते हैं, वहां से अरबों ने हमारे 1975-80s के बाद लोगों को पता नहीं किस काम पे लगा दिया कि वो लोग जाके मतलब उस फजूलियात के अंदर मतलब जाके घुस गए, और नुकसान पाकिस्तान का हुआ और हो रहा। मैं फिर से आपको लेके जाऊंगा पास्ट में। आपने 1970s 80s की बात की, मैं आपको 1960s में लेके जाऊंगा। ठीक। एक किताब लिखी थी ऑफेंसिव जिहाद। वो किताब किसने लिखी थी? सैयद कुतुब ने। सैयद कुतुब इजिप्शियन थे। उन्होंने सबसे पहले बोला था कि जिहाद में आप, जरूरी नहीं है कि कोई आपको अटैक करे तब आप रिटेलिएट करें। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपको परसेप्शन है कि कोई आदमी अटैक करने वाला है तो भी आप रिटेलिएट कर सकते हैं। अब परसेप्शन तो यह हो सकता है कि बाइडेन, परसेप्शन तो ये हो सकता है बाइडेन अटैक करने वाले हैं फखर यूसुफजई को, तो वो अटैक कर दें। तो दिस परसेप्शन मैं जो सोच रहा हूं वो है, राइट। तो सैयद कुतुब को अरेस्ट रखा पूरी जिंदगी इजिप्ट ने अपने पास, और उसके बाद उनकी डेथ भी जेल में हुई, क्योंकि वो ऐसी फिलॉसफी दे रहे थे। लेकिन उस फिलॉसफी को पकड़ा किसी ने, तो सबसे ज्यादा उसको पाकिस्तान ने पकड़ा। और पाकिस्तान ने उसको, भाई ये आप आयमन ज़मारी की बात करें या उसामा बिन लादेन की बात करें, इन सबको अपनी जिहादिस्ट थिंकिंग और उसको डेवलप करना कहां से मिला? वही रावलपिंडी की सड़कों से, राइट। रावलपिंडी में उनका कहां था ऑफिस, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार के लिए ये भी मान लेता हूं कि सोवियत यूनियन घुसाया था अफगानिस्तान में और मजबूरी थी, मैं इस बात को भी मानता हूं, राइट। लेकिन जब सोवियत यूनियन निकल गया था तो उस समय इस सबको डिस्बैंड कर देना चाहिए था। कि पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने एम ही अपनी मजबूरी बना दी। कोई मजबूरी शजबूरी नहीं थी। कौन सी मजबूरी थी? अफगानिस्तान के अंदर कोई भी आ रहा था, अफगानिस्तान जाने, उनका काम जाने, पाकिस्तान को क्या पड़ी हुई थी। लेकिन गलत पॉलिसी गलत होती है, उसका रिजल्ट गलत होता है। देन उसके बाद वो पॉलिसी कंटिन्यू की गई। उसके बाद वो पॉलिसी कंटिन्यू क्यों की गई? क्योंकि उसमें वो ग्लोबल जिहाद या जिहाद के नाम पे इतना सारा पैसा आ रहा था, फंडिंग आ रही थी अक्रॉस द वर्ल्ड से, डॉलर्स आ रहे थे, जिससे कि लोग अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ा रहे थे, इंजीनियर बना रहे थे, दूसरे के बच्चों को वो 72 हूरें दिलवा रहे थे, 72 हूर अफगानिस्तान भेज रहे, वो 72 हूर 72 हूर दिखा करके आपको 72 हूर मिलेंगे, आप जाके वहां मर जाइए। फैक्ट रिमेन्स कि आपने वो किया, उससे पैसा आया, जिससे आपने ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या यूरोप में फार्म हाउसेस खरीदे, तो उसमें फायदा सबका था, उस रूलिंग एलीट का था, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। अगर उसको नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान की वो हालत नहीं होती। सच ये है, और इस सच को आपकी रूलिंग एलीट या आपके पाकिस्तान में कोई भी डिनाई कर दे तो आई विल लीव जर्नलिज्म। 1980s तक पाकिस्तान वाज अ बेटर इकोनॉमी देन इंडिया। पाकिस्तान के पास सबसे पहले पाकिस्तान के पास 8 लेन हाईवे आया था एशिया में।
Yes. पाकिस्तान वॉज यूजिंग मोबाइल फोन इंडिया से पहले यूज कर रहा था वो, राइट। द फैक्ट इज कि वो इंडिया से पहले मोबाइल फोन यूज कर रहा था। टेक्नोलॉजी एडवांस थी। पाकिस्तान की पीआईए फॉर 5 years लीडिंग एयरलाइन इन द वर्ल्ड थी, फॉर 5 years। आज भी आप गूगल कर सकते हो, ये यानी मतलब थी ये चीजें। और इसका इस्लामाइजेशन करके या इसका जिहादाइजेशन करके Yes, आपने agree. इन सारे इदारों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। आप अगर आपका जो सेक्युलरिस्ट आउटलुक था 1980 से पहले, या सेक्युलरिस्ट भी ना हो तो इस्लामिक भी हो, लेकिन उस तरीके का फंडामेंटल आउटलुक नहीं था, तो आप पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री था और फास्ट डेवलपिंग कंट्री था। आज कहां है पाकिस्तान? पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो थे उनको इंडिया या बांग्लादेश या कोई और कंट्री, चाइना, कंपेयर्ड टू चाइना, 1970s में चाइना नहीं कंपेयर कर पा रहा था पाकिस्तान से अपने आप को। आज पाकिस्तान और चाइना कहां है? तो आपको ये थिंकिंग, क्योंकि कुछ लोगों को अपने बच्चे फॉरेन में पढ़ाने थे, वहां फार्म हाउस खरीदने थे और वो वहां जाके सेटल हो गए। पाकिस्तान जो करे, और आज भी बाजाब्ता यही हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स कैसे आती हैं कि किसी ने आउटलेट्स खरीदे हुए हैं अमेरिका में, किसी ने प्रॉपर्टीज खरीदे हुए, ऐसे रिपोर्ट्स कैसे आती हैं? बिकॉज दे आर झूठी नहीं है ना रोहित, वो रिपोर्ट्स कोई झूठी नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, वो सच है बिल्कुल। मतलब जिसे कहते हैं वो डिनाई नहीं कर सके वो लोग जो कहते हैं, मतलब वो कहना भी चाहे तो ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारे बड़े बड़े एम्पायर्स नहीं है अमेरिका में, हमारे पिज्जा के इतने बड़े बड़े मिलियन ऑफ डॉलर्स के जो है वो नहीं चल रहे। अगर ना होते तो मतलब मेरे ऊपर अगर कोई वो करेगा तो मैं कहूंगा भाई साबित कर दो कि मेरी ये मेरी फैमिली में से किसी की है। बिल्कुल, मैं तैयार हूं, मैं तो कहता हूं, हर फोरम पे कहता हूं। आप अर्ली 1980s तक के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। पाकिस्तान की जीडीपी क्या थी, इंडिया की क्या थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी, इंडिया की क्या थी। भाई आप और रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए। लेकिन जिस समय जियाउल हक ने शुरू किया वो इस्लामाइजेशन, और वो उन आर्मी के ऑफिसर्स को प्रमोशन देना जो कि 5 बार नमाज पढ़ते थे या इस्लाम के फेवर में, या आपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए कि ये आदमी अहमदी है तो मुसलमान नहीं है। यार आप लोग टैलेंट की कदर करते थे उससे पहले, उसके बाद आप सिर्फ मुस्लिम की कदर करने लगे, तो टैलेंट कहां से? हम लोग इंडिया है, हम लोग भी तो टैलेंट की कदर करते हैं। हमारा एक जो अब्दुल ऐसा नाम है कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिसने हमारे मिसाइल बनाए और न्यूक्लियर टेस्ट किया, है ना। और आपके जो मिसाइल बनाए और न्यूक्लियर टेस्ट किया उनका नाम भी अब्दुल ही, AQ खान। और देख लो दोनों का क्या हुआ। बिल्कुल, है ना। हमारे अब्दुल का क्या हुआ, हमने प्रेसिडेंट बना दिया और आपने अपने अब्दुल को जेल में डाल दिया। रोहित, अभी 3 दिन पहले कामरान शाहिद ने दुनिया टीवी पे प्रोग्राम किया और उसमें उसने वो तस्वीर दिखाई, मैंने भी अपने शो में दिखाई थी, मोदी जी की वो वाली पिक्चर जिसमें वो सलूट कर रहे हैं डेड बॉडी को अब्दुल कलाम साहब के, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के, और कहा कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनके हीरो को देखो और हमारे हीरो को देखो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनके जनाजे में, फैसल मास्क और इमरान खान साहब के घर में जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर हाउस आप कहें तो हार्डली 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस, इससे ज्यादा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर वैसे भी रोड्स वगैरह काफी खुली और मतलब वो है, वो नहीं गए। उन्होंने कहा ये फर्क है हम में और उनमें। या और देन आपके कंट्री में आप अगर कोई हिंदू है जो कि बहुत अच्छा काम कर सकता है, उसको बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, राइट। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है ना। हमारे कंट्री में एवरीबडी, आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी 1965, ठीक है, और शहीद अब्दुल हामिद को हमने परमवीर चक्र दिया था, ठीक है। सबसे बड़ा और 1948 वॉर में सबसे बड़ा अवार्ड था मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड। 1948 की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान से लड़ाई थी, मुस्लिम कंट्री से। सबसे बड़े हमारे हीरो कौन थे? ब्रिगेडियर उस्मान। आप करगिल वॉर में दिखा लीजिए ना, कितने मुसलमान वाले थे उसमें। बिकॉज हमारे कंट्री में हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क ही नहीं है। अब ये कहने के लिए 1-2 इंसिडेंट हर जगह हो जाते हैं जिसको पाकिस्तानी मीडिया उछाल देता है। मैं आपको गिनवा सकता हूं कि कितने हमारे पास आर्मी के ऑफिसर्स हैं मुस्लिम्स, कितने हमारे पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं मुस्लिम, कितने, उन सबको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई होनी है तभी हम यूज होंगे, लेकिन वो कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। अरे कितने मुस्लिम्स हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं।
बिकॉज बिल्कुल। मुस्लिम छोड़ दीजिए यार, मुस्लिम तो फिर भी हमारे यहाँ मेजोरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है 15%। हाँ बिल्कुल नहीं, माइनॉरिटी नहीं है, बिल्कुल। माइनॉरिटी, पारसी, सिख, आप कैप्टन शेख हो, सॉरी विंग कमांडर शेख हो जो कि सिख थे, उनको परमवीर चक्र में, एयरफोर्स का इकलौता परमवीर चक्र है यार। तो हमारे यहां हम व्हेन वी वर्क प्रोफेशनली, और हमारे यहाँ प्रोफेशनल गेम चलता है। ऐसी प्रोफेशनलिज्म अगर पाकिस्तान लाएगा तो 1980s या 70s वाली ग्लोरी फिर ला पाएगा। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके के मतलब योर प्राइम मिनिस्टर, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है अभी कि हम एक 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 ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें मुस्लिम्स होंगे, वो बताएंगे कि क्या चीज इस्लामिक है क्या नहीं है और करिकुलम में क्या होना चाहिए। मेरे भाई, कभी इस्लामिक एजुकेशन भी इंजीनियर बना पाई है यार, आप उलेमा बनाइए ना उससे। मैं उस दिन कराची के अंदर एक ड्राइवर मुझे लेके जा रहा था, और वो आम ड्राइवर नहीं था, ही वॉज ए लॉयर, एडवोकेट था वो। उसने मुझे कहा कि साहब ये लोग जो हैं, स्पेशली हुकूमत की बात की, कहते ये मैथमेटिक्स को भी इस्लामियात के साथ वो बनाना चाहते कि यार वो इस्लामिक स्टडी बन जाए। कहते यार इस्लामिक स्टडी अलग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, आपकी बाकी जो चीजें हैं जो साइंस से रिलेटेड है, दैट इज टोटली डिफरेंट। उन्होंने कहा कि यार उसको आप रिलीजन के साथ क्यों मिक्सअप कर रहे हैं, क्यों हमें मजीद पीछे आप धकेल रहे हैं। यकीन करें कि ये मैं आपको एक हफ्ता पुरानी बात कराची के एक ड्राइवर की बता रहा हूं। मैंने कहा यार, मतलब मैंने कहा भाई साहब यू आर, मतलब जिसे कहते हैं ग्रेट पर्सन, कि आप मतलब गाड़ी ड्राइव करें, मैं आपकी गाड़ी में एज जिसे कहते हैं कैसे पैसेंजर बैठा हूं, लेकिन आप ये बात करें। मैंने कहा मुझे खुशी हुई इस बात की कि यार शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाली बात लोगों के जहनों में आ रही कि भाई आप हमें पीछे ना धकेलो। इस्लाम को हम एज ए, मतलब वी आर द बिलीवर ऑफ इस्लाम, हम मानते हैं, बस ठीक है, वो हमारा खुदा का मामला है। आप हमारे ऊपर, हमारे आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब ये बेहयाई तो पता नहीं क्या 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 इसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं खान साहब आप छोड़ दें भाई, आप मुल्क के ऊपर तवज्जो दे दे यार। कोई टी शर्ट पहन के फिर रहा है या कोई कुछ मतलब शटल कॉक पहन के फिर रही है, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे आप डिलीवर करें कि जिस काम के लिए आप आए हुए हैं, मेरे मुल्क को एजुकेट करें, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे करें, ये चीजें करें। और रोहित थैंक यू वेरी मच। टाइम क्योंकि हमारे शो का कम था, लेकिन बहुत बातें बड़ी मजे की हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, यकीन करें। इसलिए मैंने कहा कि यार बेशक टाइम ज्यादा भी होता है तो हम इस पे बात कर सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं आपके सामने नहीं, आपके बगैर भी मैं अपने पाकिस्तानी टीवी के शोज में मैं कहता हूं कि मैं कब वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया कि यार हमने अपने हीरोज को किस तरह रखना है, और जब हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो फिर हमें कुछ बना के नहीं बहुत कुछ करके देंगे। जिस तरह अब्दुल कलाम साहब की बात इन्होंने की, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए, लेकिन बात है उनसे कुछ लर्न करने की। अगर हम सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ। जी जी, मैंने आपको बताई थी 2 अब्दुल की बात, अब मैं 2 शाह की बात बताता हूँ। एक हमारे अमित शाह और एक आपके शाह महबूब कुरैशी, इन दोनों में दोस्ती हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके बाद सब कुछ ठीक है। मैं कहता हूं रोहित भाई कि होने को बड़ा कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे वो? फिर उनके जो वहां पे आइलैंड होंगे ऑस्ट्रेलिया में, उनके एम्पायर्स होंगे, वो नहीं बन सकते ना। फिर तो लाजमी सी बात है, मैं और आप आपस में बैठेंगे, मैं आके दिल्ली में जाके मतलब बैठूंगा, चाय पी रहा हूँ, आप आके इस्लामाबाद में बैठे होंगे, कावा पी रहे होंगे मेरे साथ, तो वो चीजें तो फिर इनकी दुकानदारी तो खत्म हो जाएगी। मतलब बीच में से ये निकल जाएंगे ना, हम आपस में मिलेंगे भाई, सारी जो चीजें होगी, कारोबार होगा या एजुकेशन के ऊपर बात होगी, यहाँ से लोग जाएंगे वहां के दिल्ली के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इंडिया के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वो कहेगा यार जबरदस्त, मुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, मुझे करीब में मेरे पड़ोस में ये चीज मिल रही है। वहां से अगर किसी को कोई यहाँ के किसी इंस्टीट्यूशन में जाना होगा तो यहाँ पे जाएगा, तो उसको जरूरत नहीं होगी। लेकिन अफसोस के साथ कि ये पता नहीं कब होगा। हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि हमारी जिंदगियों में ये हो जाए, लगता तो नहीं है, लेकिन खैर वी आर ट्राइंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच रोहित जी फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय।